जो 7 सिस्टर हैं उनकी सबकी सीमा इसके साथ जुड़ती है और ये इनमें से पड़ता है एक नागालैंड। अब जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद क्या किया गया कि वहां एक दिन पहले ही नागालैंड में नागा नेशनलिस्ट काउंसिल, नागा नेशनलिस्ट काउंसिल NNC, इसने कहा कि हम नागालैंड को क्या करेंगे, नागालैंड की स्वतंत्रता अलग से घोषित करेंगे, कहा कि हम नागालैंड को अलग देश बना देंगे। जो NNC ने कहा कि नागालैंड अलग खुद ही देश होगा, यह भारत स्वतंत्र होने की बात कर दी गई। भारत की जब घोषणा कर दी गई, अभी भारत के लिए जो जन्म ही ले रहा, अभी भारत सिर्फ जन्म ही ले रहा, उसके लिए तो चिंता के विषय की बात बन गई। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे चिंता का जब नागालैंड का जो नागालैंड है, नागा नेता, जो नागालैंड में जो नागा लोग रह रहे हैं, नागा लोग, इन्होंने नेतृत्व खुद संभाल लिया, कहा नहीं हम अपने आप को स्वतंत्र हो ही घोषित करेंगे, ठीक। और जब जो नागा स्वयं भारतीय समुदाय, ये नागा लोग अपने को भारतीय समुदाय का सदस्य नहीं मानते, वो किसका सदस्य मानते हैं, वो भारतीय, वो स्वयं मंगोलियाई मूल का मानते हैं। ये नागा लोग अपने आप को मंगोलियाई मूल का मानते हैं, जो मंगोलियाई मूल है उनका सदस्य मानते हैं, कहते हैं हम भारतीय सदस्यों में से नहीं। तब क्या किया गया 1952 में उन्होंने जब नागालैंड में क्या 1952 में नागालैंड में जो निर्वाचन, क्या प्रथम निर्वाचन कब हुआ भारत में, 1952 में इस हुआ। 1952 में प्रथम निर्वाचन का उन्होंने क्या किया, विरोध किया, कहा कि हम अपने यहाँ चुनाव नहीं होने देंगे, बहिष्कार किया। AZ फिजो के नेतृत्व में हिंसक घटनाएं, AZ फिजो के नेतृत्व में वहां पर हिंसक घटनाएं हुई और यहीं पर से नागालैंड में क्या हुआ, नक्सलवाद का उदय समझते हो, यहीं पर से बात आती है फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भूमिगत रूप से इसका गठन करेगा। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट का भूमिगत सरकार का गठन कर लिया गया और बाद में सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। इसका कई बार क्या किया, अस्तित्व मिटाया गया, लेकिन इसे तोड़ दिया गया। लेकिन नागा लोग आपस में वार्ता करके समस्या समाधान करने की कोशिश करते हैं। आज भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है, वो भारत सरकार को कोई वैल्यू नहीं देते। वो कई बार भारत सरकार ने कोशिश की है इनका मामले को निपटा लिया जाए, लेकिन बात निपट नहीं पाती। ठीक, ये भी स्वतंत्रता के बाद की बात आती है। जो स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रहा है सेंट्रल से, तो उसको उठा के ड्यूटी कर दें इनकी ऐसी, और क्या, जब ड्यूटी कर देंगे तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट सारी फेल हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट उनकी कहाँ चल पा रही, चलती तो इसकी है, वो स्वतंत्र होकर के विद्रोह कर रहे हैं। नक्सलवाद का समय तो उदय भी तो यहीं से है। राष्ट्रपति थोड़ी लड़ने जाएगा, वहाँ सारी जनता ही तो जाएगी। राजनीतिक विद्रोह होता है तो यूपी में अरे कहीं न कहीं राजनीतिक जो होते हैं ना, उनको लीडर्स कहते हैं, वही भड़काते जनता को। जनता इतनी भोली होती है ना, जो उनको बताओगे वही करेंगे। चलो आगे चलो, राष्ट्रभाषा आयोग आगे डालो। राष्ट्रभाषा आयोग, राष्ट्रभाषा आयोग, राष्ट्रभाषा आयोग क्या है बताओ तो कोई। राष्ट्र की कौन सी भाषा हो? देखो, संविधान में राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया था, कहा कि अधिकार दिया कि संविधान के प्रवर्तन के बाद, संविधान जब लागू कर दिया जाएगा उसके 5 वर्ष बाद क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति एक भाषा आयोग का गठन करेगा और जिसमें एक अध्यक्ष होगा और उसमें 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं वर्णित होंगी, 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं वर्णित होंगी और उसमें वर्णित भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उसमें अन्य सदस्य हो जाएंगे। जितनी भी भाषा, जैसे 22 भाषाएं हैं तो 22 सदस्य होंगे, उसमें एक अध्यक्ष होगा और उनकी अध्यक्षता, उनकी सबकी नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति करेगा।
अब संविधान की भाषा में यह भी प्रावधान किया गया कि 15 वर्ष तक जो संविधान लागू हुआ है, संविधान सभा, उस समय कहा गया कि 15 वर्ष तक की जो भाषा है संघ की भाषा, संघ का मतलब केंद्र की भाषा अंग्रेजी रहेगी तथा जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में सदैव भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा बनी रहेगी, केवल लिखने के, देवनागरी लिखने के आधार। कौन सी? हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। कोई हमारे यहाँ भारत में कोई राष्ट्रभाषा है क्या? नहीं है। राजभाषा का ही उल्लेख किया गया है। अगर कोई राष्ट्रभाषा कहता है हिंदी के लिए तो वो गलत कहता है। हमारे यहाँ हिंदी राजभाषा है। ये कहा गया था कि इसको देवनागरी के रूप में प्रयोग किया जाए। संसद चाहे तो 15 वर्षों बाद अंग्रेजी, अगर वो संसद अनुमति अपनी दे तो 15 वर्ष बाद इस अंग्रेजी को पुनः जारी रख सकता है। अन्यथा संविधान जो उद्देश्य देता है वो अंग्रेजी को लागू करने का 15 वर्ष का समय देता है। 1955 में क्या किया गया? 5 वर्ष हो गए। 1955 में एक राष्ट्रभाषा आयोग का गठन किया गया। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? राष्ट्रभाषा आयोग, राष्ट्रभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में, और इसमें इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रेषित कर दी। एक 1955 में राष्ट्रभाषा आयोग का गठन किया गया और जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है 1956 में। जब रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर दी है और उसी में इसने सिफारिश की, इस राष्ट्रभाषा आयोग ने क्या सिफारिश की? क्या सिफारिश की इन्होंने? इसने कहा कि सभी विभागों में धीरे धीरे अंग्रेजी की जगह, सभी विभागों में धीरे धीरे अंग्रेजी की जगह हिंदी का प्रयोग कर दिया है। कि जितने विभाग हैं, जैसे कहने का मतलब जैसे न्याय विभाग, हम पहले वहीं पे जाते, अंग्रेजी प्रयोग हो रही, उसे धीरे धीरे हिंदी के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दो, अपने आप तब्दील हो जाएगा, अंग्रेजी की जगह हिंदी सब हो जाएंगे। ठीक, क्या किया कि अंग्रेजी की जगह हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जिससे 1965 तक 15 वर्षों बाद अंग्रेजी को समाप्त कर हिंदी भाषा को लागू किया जाए। हमारी बात समझना। 5 वर्ष बाद राष्ट्रभाषा आयोग का गठन किया गया। उसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करवाई और सिफारिश की कि सभी विभागों को आदेश दे दिया जाए कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे संचालन में लाया जाए, ताकि 1965 तक सभी विभागों में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर ली जाए। ठीक, परंतु आयोग के 2 सदस्य इसका विरोध करने पर उतर आए। इसी राष्ट्रभाषा आयोग के 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया। ठीक, 2 सदस्यों ने विरोध कर दिया। अब विरोध करने पर हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे अपनाई? उन्होंने कहा हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे अपनाई जा सकती है? जैसे हिंदी भाषियों के लिए जो अंग्रेजी भाषा है, वैसे अंग्रेजी भाषी लोग हैं, नागालैंड के लोग हैं, उन्हें हिंदी कठिन लग रही, वो कैसे इसका प्रयोग कर देंगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अब देश के कई राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे अपनाई जा सकती, जबकि देश के कई प्रांत अपनी मातृभाषा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जब कई लोगों ने अपने विवाद को देखा, विवाद को देखते हुए राष्ट्रपति ने 1960 में एक आदेश जारी किया। कौन सा आदेश जारी किया? भाई विवाद होने लगा। विवाद होने पर 1960 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया कि 1960 के बाद, 1965 के बाद हमारी बात समझना, 1960 में आदेश जारी किया गया। कहा 1965 के बाद हिंदी भारत की मुख्य राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी भारत की मुख्य राष्ट्र भाषा होगी, परंतु किंतु परंतु जहां लग जाता है वहां बहुत बवाल हो जाता है।
परंतु दूसरी सहायक रूप में अंग्रेजी दूसरी सहायक रूप में बनी रहेगी। अंग्रेजी दूसरी सहायक रूप में बनी रहेगी, ऐसी बात है। ठीक, अब क्या हुआ, इसी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए दक्षिण भारत के लोग, हमारी बात समझना, जो राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया है का 1965 तक राष्ट्रभाषा हिंदी रहेगी, उसके बाद अंग्रेजी उसकी सहायक के रूप में रहेगी। तब दक्षिण भारत के लोगों ने क्या कहा, इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दक्षिण भारत में हिंदी प्रचारिणी सभा, हिंदी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष कौन, सी राज गोपालाचारी। ठीक, इन्होंने सीधे क्या किया, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने अहिंदी लोगों के लिए, हमारी बात समझना, इन श्री राजगोपालाचारी ने कहा था कि अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितना कि हिंदी भाषी के लिए अंग्रेजी। नहीं बात समझ पाए, हिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितना कि हिंदी भाषी के लिए अंग्रेजी। अब 16 दिसंबर 1976 को 16 दिसंबर 1976 को इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री काल में एक विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया। कौन सा विधेयक, एक विधेयक पारित कर दिया गया, और जिसमें 1976 में संशोधन करके 1976 में संशोधन करके अंग्रेजी को अनिश्चितकालीन तक के लिए बढ़ा दिया, अंग्रेजी को अनिश्चितकालीन तक के लिए बढ़ा दिया गया। बात हमारी समझना, अनिश्चितकालीन के लिए प्रयोग करने की अनुमति दे दी। अब हमें बताइए, जब इसको अंग्रेजी को अनिश्चितकालीन तक के लिए प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा बन पाई? वो लोग जो कहते हैं वो इसी आदेश के आधार पर राष्ट्रभाषा कहते हैं, जबकि ये राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब प्रधानमंत्री ने अपने संशोधन के द्वारा इन्हें अनिश्चितकालीन की बात कह दी गई, तब अंग्रेजी ही इसका प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं। ठीक, ये बात समझ पाए नहीं? क्या 16 दिसंबर 1976 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में क्या किया गया, 1976 में संविधान संशोधन किया गया, जिसमें अंग्रेजी को अनिश्चितकालीन तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, सब अनिश्चितकालीन तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब संविधान के बारे में ही बात आती है। अच्छा, एक शब्द बताओ, नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अलग है, इनकी सबकी बात हमने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा? सर, अनिश्चितकालीन के लिए, अनिश्चितकालीन तक के लिए बढ़ा दिया गया। नहीं, ऐसे बताओ, नीचे डालो, नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा? ग्लेविन ऑस्टिन। एक बात बताओ, जैसे प्रधानमंत्री का जो आवास होता है, क्या उसके चारों तरफ धारा 144 लागू रहती है? रहती है, नहीं रहती है? रहती है। प्रधानमंत्री का जो आवास होता है उसके चारों तरफ धारा 144 सदैव लागू है। क्या नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा? ग्लेविन ऑस्टिन।
योजना आयोग में तो कुछ पढ़ाना नहीं, योजना आयोग भी पढ़ाना है क्या? यस सर, योजना आयोग अब जो नीति आयोग हो गया है। इसके आगे डालो, इसके आगे डालो स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, ठीक। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार की बात की जाए। देखो भारत में औपनिवेशिक, औपनिवेश का अर्थ जानते हो क्या? जिसको गवर्न करने के लिए कोई बाहरी सत्ता मतलब गवर्न कर रही है। हाँ आप बताइए। औपनिवेशिक का मतलब है एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था दूसरे देश द्वारा शासित होती है, वो सबको मालूम है आप लोगों को। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। वो जो बाहरी सत्ता जो शासित करती है ये औपनिवेशिक के रूप में है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, भूमि सुधार, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन सबका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, ठीक। स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में 562 रियासतें थी। क्या सारी भूमि इन्हीं के पास रह जाएगी? 562 लोगों के पास ही सारी जमीन रह जाएगी? भाई रियासतें हैं, उन्हीं की तो सारी जमीन हुई, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जो रियासतें हैं, क्या अगर ये भूमि अपनी ना छोड़े तब तो सारी भूमि इतने में विभाजित हो जाएगी कि कोई और आ जाएगा? बता दो, इतने के अलावा कोई चली जाएगी? भाई इनके परिवार के जितने लोग, उन्हीं की तो जमीन रहेगी, बाकी तो लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। जब 562 रियासतें थी, इन्हीं के बीच में रहनी चाहिए थी, और इन सब, ये सब क्या कहलाएंगे? चलो ये तो रियासत है, इनके अलावा जमींदार होंगे, जागीरदार होंगे, कुल मिला के उनका 2000 लोग हैं, उन्हीं के साथ सारी संपत्ति हो जाएगी। क्या ऐसे लोगों में अगर जो पूरी जमीन स्वतंत्र हो गया तो भारत सरकार में गंभीर महल के बीच खाई कैसे पटेगी? कैसे कम होगी? सबके पास नहीं हो पाएगी जमीन। अब क्या हुआ, इन सबका उन्मूलन करना जरूरी है, और इसी के लिए छोटे बड़े के बीच समानता लाई जा सके, छोटे बड़े के भेद मिटाया जा सके, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने जमींदारी उन्मूलन संबंधी अधिनियम लागू किया। क्या था? 1956 तक ये अधिकार 1956 तक बने रहे हैं। ऐसे फिर से जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1956 लागू किया गया, ठीक। 1956 इसके द्वारा क्या किया गया कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन समिति बनाई गई, जीबी पंत की अध्यक्षता, जीबी पंत की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन की एक क्या बनाई गई? कमेटी, ठीक, समिति बनाई गई, और इस समिति में इस रिपोर्ट की सराहना, अध्यक्षता बनी, और इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसकी सराहना खूब की। और बता दें, ऐसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बिहार में भी लागू किया गया, लेकिन बिहार में वहां के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो सब मिली भगत में शामिल हो गए थे, ठीक। वहां की बिहार की स्थिति रही, यहाँ पर इस कानून का दुरुपयोग किया गया, और वहां के लोगों ने साठ गांठ करके, कुछ ही लोगों के पास जमीन है। बिहार गरीब इसीलिए है, आज भी वहां जमींदारी उन्मूलन अच्छे से लागू नहीं हुआ। जिन क्षेत्रों में नक्सलवादी समस्या है वहां भी जमींदारी उन्मूलन अच्छे से लागू नहीं हो पाया, इसीलिए नक्सलवादी एरिया, क्योंकि वहां पर एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारी जमीन। बिहार में एक समय ऐसा था, अब तो मध्य वर्ग है, वहां पर दो ही वर्ग थे, या तो उच्च वर्ग या तो निम्न वर्ग, मध्य वर्ग बहुत कम।
पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़े हैं, तब बात बढ़ गई है, तब जाके वो क्या हुआ, गरीबी से कुछ आगे निकले, तब कुछ मध्य वर्ग आए। अन्यथा आज भी बिहार में गरीबी कुछ क्षेत्रों में बहुत है, मतलब वर्ग के लिए उनके पास झोपड़ियों के अलावा मकान भी नहीं है, केवल झोपड़ी है। ऐसी गरीबी है इसलिए, क्योंकि वहां पर स्थिति खराब, क्योंकि वहां पर जमींदारों ने इस कानून का दुरुपयोग किया, राजस्व अधिकारियों से साठगांठ करके अपनी जमीनें बचाने में वो कामयाब हो गए। हालांकि देखा जाए कि 1960 तक जमींदारी उन्मूलन किया जा चुका था, पूर्ण रूप से पूरे देश में संपन्न हो चुका था, ठीक। लेकिन कहीं कहीं काश्तकारी, कहीं हदबंदी, कहीं कुछ भी किया गया, विभिन्न प्रकारों से सरकार को विभिन्न सफलताएं प्राप्त हुई। इसके बाद में क्या, नीचे डालो, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन भूमि वितरण को समान बनाने के लिए, भूदान आंदोलन क्यों चलाया गया, भूमि वितरण को समान बनाने के लिए कहा गया कि भूमि वितरण है वो सबके पास समान हो जाए, असमान भूमि, जो गरीबी, बेकारी, इन सबको मिटाने के लिए गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। लिखिए पहले, भूदान आंदोलन भूमि वितरण को समान बनाने, भूमि वितरण को समान बनाने तथा देश में असमान भूमि, जोत, गरीबी, बेकारी को मिटाने के लिए प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे ने, गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। 18 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। क्या भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। सर्वोदय समाज की स्थापना की। सर्वोदय समाज की स्थापना की। विनोबा भावे ने, नई लाइन से लिखना, विनोबा भावे ने अपने अनुयायियों के साथ गांव-गांव पैदल यात्रा करते थे। अगर जैसे कोई भूमिपति है तो उसकी कितनी भूमि वो दान करने के लिए कहते थे, कितनी भूमि वो दान कर दे, कहा गया 1/6 भाग आप भूमि दान में दे दीजिए। क्या क्या लिखा है आपने, यात्रा करते थे तथा बड़े स्वामियों से, बड़े भूस्वामियों से अपनी जमीन का 1/6, अपनी जमीन का 1/6वां हिस्सा दान करने को कहते हैं। क्या दान करके वो कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे? वो कहते थे कि 1/6 भाग अपने यहाँ पर दान कर दिया, दान में अपने गांव के लोगों को ही उसमें बांट दीजिए। ठीक, 1/6 भाग।
दान को कहते, और उसी गांव में भूमिहीनों को वितरित, वह जमीन उसी गांव के भूमिहीन को वितरित कर दी जाती थी। वह जमीन उसी गांव के भूमिहीन को वितरित कर दी जाती थी। अब मेन बात आती है, भूदान आंदोलन का विनोबा भावे ने प्रारंभ कहाँ से किया था, किस प्रदेश से? पहली बात, हाँ, विनोबा भावे तो पश्चिम बंगाल, कहाँ? उत्तराखंड? नहीं, गलत। और तो बताओ, पुराने लोग हो। पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? महाराष्ट्र भी नहीं। कहाँ? हाँ, तो कोई गिनाओ तो देखते हैं कितने लोग पहुंच जाते हो। बिहार है नहीं, झारखंड है नहीं, मध्य प्रदेश भी है नहीं। हाँ, कौन सा? केरल भी नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है, हाँ? नागालैंड भी नहीं है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ भी नहीं है, पंजाब भी नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, गुजरात भी नहीं है, राजस्थान भी नहीं है, जम्मू कश्मीर, उत्तर को छोड़कर बाकी सब प्रदेश छोड़ गिरा है। लिखो अच्छा आगे, लिखो, विनोबा भावे ने इस आंदोलन का प्रारंभ, विनोबा भावे ने इस आंदोलन का प्रारंभ आंध्र प्रदेश से किया। किसने बोला था? आंध्र प्रदेश किसी ने नहीं बोला था। तेलंगाना किसी ने बोला था। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव, पोचमपल्ली गांव से 18 अप्रैल 1951, गांव से 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1951 को पहली भूमि दान में मिली। पहली भूमि दान में मिली। मार्च 1956 तक लगभग 40 लाख एकड़ जमीन मिल गई थी। 40 लाख एकड़ जमीन मिल गई थी, जिसे करीब 2 लाख परिवारों में बांटा गया। 2 लाख परिवार में बांटा गया। फिर ले जाए, इसी का उत्साह देखते हुए, नई लाइन लिखना, इसी का उत्साह का मतलब पहले नहीं पता था किसी को इतनी जमीन दान में मिल जाएगी, लेकिन 40 लाख एकड़ जमीन जब मिल गई है तो समझ लीजिए कितनी जमीन होगी। और फिर 2 लाख लोगों को, 2 करोड़ बीघा के समथिंग, हाँ, और वो 2 लाख लोगों को लगभग बांट दी गई। और क्या सब इतने लोगों को जो बांट दी गई, अब इसी बात को लेकर के लोगों ने कहा और आंदोलन चलाओ तो और जमीन मिल जाएगी। ठीक, नीचे लिखो, क्या लिखा, इसी का उत्साह देखते हुए 1955 में एक और आंदोलन, उत्साह देखते हुए 1955 में एक और आंदोलन ग्राम दान प्रारंभ किया गया। ग्राम दान
आंदोलन ग्राम दान प्रारंभ किया गया। इसे जानते हो, ये ग्राम दान आंदोलन सबसे बेहतर आंदोलन था। कैसे? अगर गांव में 500 बीघा जमीन है और सदस्यों की संख्या 50 है तो काट दो, कितना आ जाएगा? 10-10 बीघा जमीन सबको बराबर बराबर कर दी। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर जमीन बांट दो। ये ग्राम दान आंदोलन इसीलिए केवल प्रारंभ किया गया। हालांकि ये बहुत कम जगह चल पाया है, बाकी चल ही नहीं पाया, क्योंकि पूरे गांव में पूरे समाज को बांटना, सबको अपनी पूरी जमीन सबको बराबर दान नहीं कर सकता है। वो क्यों करेगा? वो बाद में क्या खाएगा? इसलिए क्या लिखा है? ग्राम दान प्रारंभ किया गया, जिसमें पूरा गांव बराबर जमीन का मालिक होता था। बराबर जमीन का मालिक होता था। इस आंदोलन का प्रारंभ उड़ीसा में हुआ। इस आंदोलन का प्रारंभ उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में हुआ 1960 तक। उड़ीसा में वो नई लाइन लिखना, 1960 तक के दशक में, 1960 तक के दशक में लगभग 4500 गांव ग्राम दान के जरिए क्या हो गए? बराबर के मालिक। ग्राम दान के जरिए बराबर भूमि के स्वामी बन गए। बराबर भूमि के स्वामी बन गए। ग्राम दान के जरिए बराबर भूमि के स्वामी बन गए। अब देखा जाए तो विनोबा भावे की पहली प्राथमिकता थी। अब 4500 ग्राम दान के जरिए सभी गांव में बात बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे क्या बात बनती है? पंचायती राज। पंचायती राज तो हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप पढ़ ही लोगे। विज्ञान नीति ये भी रहने दो। अच्छा सर, ये जो नाम देश का पहले ज्यादा ही करीब हुआ करते थे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जब लागू की गई थी तो नागौर के बाद सबसे पहले यहीं पे ट्रायल मारा गया। तो मतलब गरीबी नहीं, चर्चित जहां मांग बढ़ती है वही बात है। ठीक, अब आगे डालो भारत की विदेश नीति, ये भी तो इसी में आएगा। चाहे तो ये बता दें, भारत चीन युद्ध बता दें, या और कुछ बता दें, जो भी आप बताओ। डालिए, या तो विदेश नीति के बारे में बता दें, और या तो कुछ बता दें, जो भी आप बताओ, या बाडूंग सम्मेलन बता दें। देखो, भारत की विदेश नीति की बात अगर की जाए तो स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजवादी समाज की स्थापना की जाने की बात है। बात समझना। तो उनका लक्ष्य था भारत में, देखो जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद इसको